अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम अपने उर्दू की सबक असबाक के साथ आज आपका मेरा पहला इंटरेक्शन है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमें जो उर्दू की किताब दी गई है उसका बाइफर्केशन कैसे किया गया है। कुछ असबाक जो हैं हमारे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए हैं, कुछ असबाक हमारे इम्तहानी अवामी इम्तहान के लिए। कुल असबाक की तादाद 33 है, जिसमें से 13 असबाक हमारे असाइनमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए जो आपको खुद बनाने हैं, और 20 असबाक ऐसे हैं जो अवामी इम्तहान के लिए हैं, जो हमें पढ़ने, आपको और मुझे दोनों को पढ़ने हैं। किताब का 40% हिस्सा असाइनमेंट का और 60% हिस्सा इम्तहान का। जो मार्क्स आएंगे यानी नंबर दिए जाएंगे वो 20 और 80 की बुनियाद पर दिए जाएंगे। जो आप असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, लिख कर जमा कराएंगे, वो होगा तो 100 नंबर का, लेकिन उसका वेटेज होगा 20%, 20 नंबर। और जो आप पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, फाइनल पेपर देंगे, वो होगा 100 नंबर का, वो भी 100 नंबर का होगा, लेकिन उसका जो वेटेज होगा या उसकी जो परसेंटेज होगी 80% होगी। और दोनों का कुल जोड़ 100 काउंट होगा और 100 में से जो नंबर आएंगे वो 100 में से काउंट होंगे, वो आपको दिए जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बात को कि कितने सबक हैं जो इनमें से आप असाइनमेंट बनाएंगे और कितने असबाक ऐसे हैं जो आपके इम्तहान के लिए। शुरू करते हैं अब। ट्यूटर मार्क तफवीजी काम 40% सिलेबस किताब का। असबाक की कुल तादाद 13। पहला जो मॉड्यूल है उसमें से जो सबक हैं, सबक नंबर 1 अफसानी और गैर अफसानी अदब का इर्तिका। सबक नंबर 4 अस्मत चुगताई का चौथी का जोड़ा। सबक नंबर 6 कृष्ण चंद दरवाजे खोल दो। मॉड्यूल 2 में से सबक नंबर 11 नज़म का इर्तिका। सबक नंबर 13 साहिल लुधियानवी परछाइयाँ। सबक नंबर 15 जानिसार अख्तर खाके वतन। मॉड्यूल 3 में से सबक नंबर 16 गज़ल का इर्तिका। सबक नंबर 20 आतिश की गज़ल है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। सबक नंबर 22 मोहम्मद अलवी दरवाजे पर पिंजरे में। मॉड्यूल 4 में से सबक नंबर 23 नज़म की दीगर इसनाफ तारीख। ये जो नज़म की दीगर इसनाफ तारीख है, ये सबक का नाम है, और तारीख से वो हिस्ट्री है, वो तारीख है जो नज़म की इसनाफ अलग अलग किस्में बयान की गई, वो कब से और कैसे कैसे स्टार्ट हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे परवान चढ़ी, पूरी उसकी मुकम्मल डिटेल। सबक नंबर 27 फराक और तिलोक चंद महरूम की रुबाइयाँ। मॉड्यूल 3A सबक 29A खत व किताबत, दफ्तरी नोट, दरख्वास्त और दफ्तरी खत। सबक 33A कंप्यूटर के जरिए होने वाले काम। मॉड्यूल 3B सबक 32B इश्तिहार तैयार करना। सबक 33B इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू की अहमियत। देखिए, ये जो मॉड्यूल 3A और 3B है, ये आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसमें ज़्यादातर हिस्सा आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप 10वीं अपने 12वीं की किताब से पढ़ेंगे वो पूरा मुकम्मल काफ़ी है, लेकिन अगर किसी को कुछ ऐसा लगता है कि कमी और कसर बाकी है तो वो 10वीं की किताब से उसे पूरा कर सकता है। अब आइए, अवामी इम्तहान यानी जो इम्तहान आपका होगा उसके असबाक, उस तमाम असबाक की तादाद 20। सबक नंबर 2 हैदर बख्श हैदरी की हक़ वफादारी, जो आज हम अभी पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 प्रेमचंद पोस की रात। सबक नंबर 5 राजेंद्र सिंह बेदी का भोला। सबक नंबर 7 ख्वाजा हसन निज़ामी की मिस चिड़िया की कहानी। देखिए, मिस इंग्लिश लफ्ज़ जोड़ा है, यानी कुछ मॉडर्न उर्दू के साथ मॉडर्न लैंग्वेजेस के अल्फाज भी इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए होंगे। सबक नंबर 8 कन्हैया लाल कपूर की ब्रिज बानो। सबक नंबर 9 इम्तियाज अली ताज का चचा छक्कन ने तिमाददारी की, मिजाइया इंशाइया होगा ये। सबक नंबर 10 सर सैयद अहमद खां की उम्मीद की खुशी।
सबक नंबर 12 अकबर इलाहाबादी की नई तहजीब। सबक नंबर 14 मखदूम महिउद्दीन की चांद तारों का बन। सबक नंबर 17 मीर तकी मीर उल्टी हो गई सब तदबीरें, गजल है। सबक नंबर 18 गालिब की ये न थी हमारी किस्मत, ये भी गजल है। सबक नंबर 19 मोमिन खा मोमिन की वो जो हम में तुम में करार था, ये भी गजल है। सबक नंबर 21 हसरत की रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। सबक नंबर 24 सौदा का कसीदा है, फजर होते जो गई आंख मेरी आज झपक। जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अंदाजा होगा, बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं ये। सबक नंबर 25 मिर्जा दबीर का मरसिया, हर कदम पे सोचते थे सब पे मुस्तफ़ा। सबक नंबर 26 मिर्जा शौक की मसनवी जाए इबरत सराय फानी है। सबक नंबर 28 अख्तर अंसारी की कतात है, ये 4-4 मिसरों पे मुश्तमिल, छोटे छोटे 2-2 शेरों पे मुश्तमिल कते हैं ये। फितरत धूप और मीना आलाम रोजगार दिल का बाग। सबक नंबर 30 ए सहाफत और रिपोर्ट। सबक नंबर 31 ए इदारिया। सहाफत और रिपोर्ट समझ सकते हैं कि आप एक सहाफ़ी का बनना और उसको रिपोर्ट तैयार करना, वो चीज़। इदारिया हर अखबार के अंदर एडिटोरियल के नाम से आता है और उर्दू अखबार में इदारिया के नाम से आता है, वो पूरा का पूरा तैयार कॉलम तैयार कर। सुर्खी जितनी भी आपकी न्यूज़ हैं, जितनी भी आपकी खबर हैं, उनके ऊपर एक सुर्खी दे दी जाती है, उनका टाइटल दे दिया जाता है, वो सुर्खी है। सबक नंबर 29 बी फीचर खुसूसियात। सबक नंबर 30 बी इंटरव्यू। सबक नंबर 31 बी खबरें तैयार करना। खबरें तैयार करने में सुर्खी भी लगाना है ना, पेज पे लगाने वाली सुर्खी नहीं, सबक की सुर्खी, और उसके हिसाब से सबक जो है अपनी खबरें तैयार करना। इस तरह हमारा ये बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस खत्म हुआ। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबक है आज का, हैदर बख्श हैदरी साहब का सबक है हक़ वफादारी। इससे पहले कि हम हक़ वफादारी की तरफ चलें, हैदर बख्श हैदरी साहब के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मुसन्निफ का तारुफ है। हैदर बख्श हैदरी भी फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन में शामिल है। फोर्ट विलियम कॉलेज पहले आपको पता होना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज वो कॉलेज है जिसे अंग्रेजों ने इस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में, और उर्दू ज़बान को पढ़ने और उर्दू ज़बान के साथ साथ हिंदुस्तानी ज़बानों को पढ़ने का और हिंदुस्तानी ज़बान के उलूम के इदारे वहाँ पे कायम किए थे ताकि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। इनके वालिद सैयद अबुल हसन दिल्ली के रहने वाले थे। बाद में वो बनारस चले गए। हैदरी बनारस में ही पले बढ़े और वहीं तालीम भी पाई। भाई जहाँ वालिद जाएंगे वहीं तो बच्चे जाएंगे, ठीक है ना। जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया तो गिलक्राइस्ट ने इन्हें अपने यहाँ मुंशी मुकर्रर किया। जब उन्होंने जॉन गिलक्रिस्ट ने ये फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली, बनाया, तो उन्हें बुला लिया और अपने यहाँ मुंशी बना लिया कि आप यहाँ पे मुंशी के खदमात अंजाम दें। वो तसनीफ और तालीम के काम में लग गए। तसनीफ लिखना, तालीफ, तसनीफ और तालीफ में लग गए। हैदर बख्श हैदरी ने मुतादिद तसनीफात यादगार छोड़ी, जिनमें गुलजार दानिश, गुले मग़फ़रत, हफ्त पेकर, लैला मजनू और तोता कहानी खास तौर पर मशहूर हैं। ये उनकी तसनीफात हैं तमाम की तमाम जो उन्होंने लिखी। यह किस्सा हक़ वफ़ादारी और तोता कहानी से लिया गया है। जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हक़ वफ़ादारी, वो इनकी तसनीफ, मशहूर तसनीफ तोता कहानी से लिया गया। इस किस्से में बताया गया कि शाह तबरिस्तान के महल सरा का एक अदना पासबान अपनी बहादुरी, हिम्मत और वफादारी की वजह से तरक्की करते करते शाह तबरिस्तान का वली अहद बन गया। मकासिद, खुसूसी मकासिद कहलाते हैं, किसी भी सबक के साथ होते हैं, और इसमें लिखा जाता है कि इस सबक को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीजें कर सकेंगे या करने के काबिल हो जाएंगे। इस सबक में पढ़े हुए मुश्किल अल्फाज के मायने समझ लेंगे, उन्हें अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकेंगे, पुराने ज़माने की उर्दू और आज के ज़माने की ज़बान का फ़र्क बयान कर सकेंगे, हैदर बख्श हैदरी के उसलूब बयान पर इजहार ख्याल कर सकेंगे,
इस्तिलाह तजसीम के मायने लिखकर देखिए, तजसीम, सॉरी भाई, तजसीम, ये याद रखिएगा, लफ्ज बीच में आएगा, इसकी डेफिनेशन भी आएगी, वो आपको तारीफ भी आएगी, वो आपको लिखना है, याद करना है, एग्जाम के नुक्ते नजर से भी ये इंपॉर्टेंट है, खास। इस्तिलाह तजसीम के मायने समझकर अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। आइए इससे पहले कि हम सबक पढ़ें, सबक के मुश्किल अल्फाज का मुताला कर लें। तबरिस्तान एक ख्याली मुकाम का नाम, एक ख्याली जगह है तबरिस्तान, मुल्क का नाम है। बहश्त जन्नत, मर्द बेगाना अजनबी शख्स, शमशीर जन तलवार चलाने वाला, शेरगीर शेर पकड़ने वाला, संगे खार एक किस्म का सख्त पत्थर, दोसार होना आर पार होना, सिपाहगिरी सिपाही का काम, अमीर खजंद खजंद का सरदार, करार वाकई बखूबी, सुखन बात, अहलकार कारिंदा, अहलकार कारिंदा, बिलफाल फिलहाल, बमौजिब बमुताबिक, अरकान दौलत वज़रा, पासबानी चौकीदारी, सरफराज करना इज्जत अफजाई करना, कसर महल, खुदावंद मुराद बादशाह, यावरी मदद। यूं ही इसी वक्त फौरन शताब जल्दी, परी पे कर खूबसूरत, मुराजत वापसी, ताके निसार करना, कुर्बान करना, तसद्दुक होना, वाली जाना, सदक़े में देना, क़िबला व क़बा मुराद बाप, मुसन्निफ वो सॉरी मुनसिफ इंसाफ करने वाला, वाली मालिक, साहिब सखा सखी, कसूर गलती, दारेन दार की जमा दुनिया और आखिरत, गालिब जिस्म। कमा हका ठीक ठाक जैसा होना चाहिए, अपने तई खुद को जाहो हशमत, शान शौकत, दस्तबस्ता हाथ बांधकर, दानाई अक्लमंदी, जाफशानी मेहनत, जुर्रात हिम्मत, अतवार तौर की जमा, तौर तरीक़े, वलीहद शहजादा। ये वो अल्फाज हैं जो आजकल हमारे बोल चाल में कम ही तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इनके मायने दे दिए गए हैं ताकि सबक पढ़ते वक्त आपको किसी किस्म की दुश्वारी ना महसूस हो। आइए सबक पढ़ते हैं। हक वफादारी, ये हिस्सा लिया गया है दास्तान में से, और दास्तान आपको बताइए तोते वाली कहानी जो बताइए अभी। एक दिन बादशाह तबरिस्तान ने मजलिस ऐश बराबर बहश के आरास्ता की, मजलिस ऐश अपनी आराम की मजलिस, बहश की आरास्ता, बहश के आरास्ता की, जन्नत की तरह आरास्ता की सजाई, खाने अच्छे लजीज और शराबें पुरकैफ कबाब किस्म किस्म के इस महल में महफिल में मुहैया किए। खाने के बताया अच्छे लजीज शराबें जो पीने जाने वाली हैं पुरकैफ, जैसे पीने के बाद सुरूर और मस्ती आ जाए, कबाब किस्म किस्म के तरह तरह के खाने इस महफिल में मुहैया किए। शहजादे, वजीर, अमीर, कलीम, उस्ताद, जितने अहले कमाल इस शहर के थे हाजिर हुए। खाने इन्होंने खाए, शराबें इन्होंने पी कि इतने में एक अजनबी शख्स अजनबी इस महफिल बादशाही में बेधड़क चला आया। खा पी रहे थे, काम कर रहे थे, जियाफत मतलब शाम का सा टाइम था या सुबह दोपहर का सा टाइम था, जो भी कोई टाइम था, मस्त है अपने खाने पीने में, खूब खा पी के। अचानक से एक अजनबी शख्स इस महफिल में बेधड़क चलाया, बेखौफ चलाया, निडर चलाया, और क्या कहा? तब हर एक अहले बज़्म ने पूछा, उस महफिल में बैठने वाले तमाम आदमियों ने पूछा, ए मर्दे बेगाना, ए अजनबी शख्स, तू कौन है और कहां से आया है? इसने कहा, मैं शमशीर जन हूं, मैं शमशीर जन हूं मतलब तलवार चलाने वाला हूं, शेरगीर हूं और शेर पकड़ने वाला हूं, और तीरंदाजी भी ऐसा जानता हूं कि तीर मेरा संगे खार को फोड़ता है, और मैं तीरंदाजी भी में इस कदर माहिर हूं कि मेरा तीर सख्त से सख्त पत्थर को फोड़ देता है, बल्कि पहाड़ के भी दोसार होता है। अगर मैं यूं कहूं कि मेरा तीर न सिर्फ सख्त पत्थर को फोड़ देता है, बल्कि सामने मौजूद पहाड़ को भी आर पार हो जाता, पहाड़ से भी आर पार हो जाता है। सिवाय इस सिपाहगिरी के हर एक फन से वाकिफ हूं और बहुत हिकमतें जानता हूं।
सिपाहीगिरी के अलावा, इस सिपाहीगिरी के अलावा मैं बहुत सारे फनों से वाकिफ हूं और बहुत सारी हिकमतों की बातें जानता हूं। पहले अमीर खजन के पास नौकर था। खजन एक जगह है, उसका अमीर, उसका बादशाह या उसका जो भी कोई हाकिम हो, उसके पास नौकर था। जब इसने मेरी कदर कुछ ना की और कारीगरी ना समझी, तब उसकी चाकरी छोड़कर बादशाह तबरिस्तान के पास आया हूं। भाई वहां मेरी बेकदरी हो रही थी, है ना, मेरे काम की तारीफ ही नहीं हुई, मेरे काम को समझा ही नहीं, है ना। मैं उसके पास नौकर था, जब उसने मुझे कुछ नहीं समझा, मेरी कारीगरी को नहीं समझा, बात बात पे झड़के देने लगा, तो उसके काम को छोड़कर अब मैं शाह तबरिस्तान के पास आया हूं। अगर वो मुझको रखेगा रहूंगा, अगर वो मुझे अपने पास नौकरी पे रख लेगा मैं उसके पास रह लूंगा, और हर वक्त जाफशानी करार वाकई करूंगा और हर वक्त उसके लिए बड़ी मेहनत के साथ काम करूंगा। तिब्रिस्तान के बादशाह ने ये बात सुनकर अपने नौकर और एहलकारों को हुक्म दिया कि बिलफाल इसे खिदमत पासबानी की दो। अभी फिलहाल अभी आया है, बहुत उम्मीदों से आया है, अपने शाह अपनी मतलब तारीफें बयान कर रहा है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हमारे पास अपनी उम्मीद लेकर आया है, तो चलो अभी से चौकीदारी की नौकरी दे दो, इसे पासबानी की नौकरी दे दो। बाद दरियाफ्त होने के जो इसके हक में मुनासिब होगा सो किया जाएगा। बाद में इसके काम देखने के बाद जो इसके हक में मुनासिब होगा, वो तो कैसा काम कर रहा है, कैसा आदमी है, जो कह रहा है उस बात पे पूरा भी उतरता है या नहीं उतरता, कितनी मेहनत करता है, कितनी जाफिशानी से काम करता है, उसके बाद देखा जाएगा इसको और दूसरे क्या काम किए जा सकते हैं। बावाजिब हुक्म शाही बादशाह के अरकान दौलत ने इसी वक्त खिदमत पासबानी की दी और सरफराज किया। उसके बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसके वज़रा ने, उसके खिदमतगारों ने फौरन चौकीदारी की नौकरी दे दी और कहा कि चुनांचे वो शाम से सुबह तक हर एक शब दौलत खाने की खबरदारी के वास्ते जागता और खड़ा होकर बादशाह के कसर को देखा करता। लिहाजा जब उसे नौकरी मिल गई तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक वो बादशाह के महल को देखा करता था, यानी उनकी देख रेख किया करता था। इत्तेफाकन एक शब आधी रात को बादशाह बाला खाने पर खड़ा इधर उधर फिरता था। महल के बाला खाने पर, है ना, कुछ ऊंचाई पर टहल लगा रहा है बादशाह की तो आदत है भाई, उसका अपना महल है, जहां मर्जी चाहे टहल लगाए, जहां मर्जी चाहे घूमे, है ना। निगाह उसकी उस पासबान पर पड़ी, बादशाह की निगाह उसके पासबान पर, उस चौकीदार पर पड़ गई, है ना। देखा कि एक शख्स मुस्तैद खड़ा है, तब उसने पूछा कि एक शख्स तू कौन है जो इस वक्त इस महल सरा के नीचे खड़ा है। उसने अर्ज की, खुदावंदा मैं पासबान उस दौलत खाने का हूं, खबरदारी के वास्ते इस महल सरा के कितने दिनों से सुबह से शाम तक हाजिर रहता हूं और उम्मीदवार था कि जमाल मुबारक हजरत का देखूं और अपनी आंखें रोशन करूं। बारे आज की किस्मत, शबे किस्मत ने यावरी की, दीदार खुदावंद आलम का देखा, दिल को शाद किया। पुराने जमाने की उर्दू टिपिकल, है ना। ये फर्क है आज की उर्दू में और पुराने जमाने की उर्दू में। ये उर्दू वही समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे हो, आसान उर्दू नहीं, आम आदमी नहीं समझ सकता, है ना। अगर आम आदमी को समझना होगा तो पहले उसको अपनी डिक्शनरी, अपनी वोकैबुलरी में ज़ख़ीर अल्फाज में इजाफा करना होगा, तब उसकी समझ में आएगी। तब वो कहता है कि खुदावंद आलम मैं वही पासबान हूं और आपके वज़रा ने मुझे कहाँ पे दिया, पासबानी का मौका दिया, तब से आज तक मैं यहाँ पे पहरेदारी कर रहा हूँ और शायद था इस बात का कि मुझे कभी आपका दीदार हो जाए, और आज किस्मत ने मेरी मदद की तो आपका दीदार हुआ और मेरा दिल शाद हुआ, यानी मैं खुश हो गया। इतने में एक आवाज जंगल की तरफ से बादशाह के कान में आ गई, मैं जाती हूं, है कोई ऐसा मर्द जो मुझको फेर लावे। बादशाह भी खड़ा सुन रहे हैं और वो पहरेदार भी खड़ा सुन रहा है। ये बात सुनते ही बादशाह मुताज्जिब होकर उससे कहने लगा, ए पासबान तू भी कुछ इस आवाज को सुनता है, ये आवाज कहां से आती है? उसने अर्ज की, खुदावंदा मैं तो कई शब्द से सुनता हूं, कई रातों से सुन रहा हूं, बाद आधी रात की आवाज यूं ही आती है, आधी रात के बाद ये आवाज यूं ही आती रहती है, लेकिन मैं खिदमत पासबानी की वजह से मैं खिदमत पासबानी की रखता हूं, महल सरा छोड़ कर नहीं जा सकता। कहता है कि मैं यहाँ पे पहरेदारी कर रहा हूं, महल छोड़ के नहीं जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। इस वास्ते इसको दरियाफ्त नहीं कर सका, इसलिए इसको जान नहीं सका, पहचान नहीं सका, कोशिश नहीं करी कि ये किसकी आवाज है और कहां से आती है।
अगर शाहजहां यानी बादशाह सलामत इरशाद करें तो मैं अभी जाऊं, शताब उसको दरियाफ्त करके हुजूर पर नूर में अर्ज करूं। अगर आप इरशाद करें, आप हुक्म दें, तो मैं फौरी तौर पर जल्दी जल्दी जाऊं और सब कुछ मालूम करके आपकी खिदमत में अर्ज करूं। बादशाह ने फरमाया कि बेहतर है जा, जल्द जा और सच खबर हुजूर में आकर गुजारिश कर, और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो मेरे हुजूर आकर बयान कर, यानी मुझे बता। वो पासबान यूं ही खबर लेने चला। थोड़ी दूर गया था कि बादशाह भी एक कंबल सियाह ओढ़कर सारा बदन और मुंह में छुपा कर उसके पीछे पीछे हो लिया। बादशाह ने सोचा, ऑर्डर देने के बाद, अहकाम सादिर करने के बाद, हुक्म सादिर करने के बाद, क्या वाकई इस आवाज के पीछे जाता है या अपने घर में जाके सो जाएगा या कहीं और जाके बैठ जाएगा? तो बादशाह ने इसकी हकीकत को, उसके दावे को सही तौर पर जांचने और परखने के लिए अपना हुलिया बदल कर, एक कंबल वंबल ओढ़ कर, हुलिया बदल कर, भेष बदल कर उसका पीछा किया और देखने चाहता था कि क्या वाकई ये मेरे हुक्म बर्दारी करता है या जाके अपने घर में आराम कर लेता है, कुछ और किसी में काम करता है। पासबान थोड़ी दूर जाकर क्या देखता है कि एक औरत हसीन खूबसूरत एक दरख्त के नीचे इस राह में खड़ी है और यही कहती है कि मैं जाती हूं, देखो तो कौन ऐसा मर्द है जो मुझको फेर लावे, जो मुझे फेर लावे और ना जाने दे। तब उसने पूछा कि ए बीबी साहिब जमाल परी पेकर, एक खूबसूरत बीवी, परी की तरह लगने वाली बीवी, तुम कौन हो और ये बात किस लिए कई शब्द से कहती? तुम हो कौन खूबसूरत बीबी, तुम कौन हो भाई? और ये बात जो तुम कह रही हो कितनी रातों से कह रही हो, क्यों कह रही हो? इसने कहा मैं तस्वीर उमर बादशाह तबरिस्तान की हूं, वादा इसका बराबर हुआ, अब इस वास्ते में जाती हूं। ये सुनते ही पासबान ने कहा, ए तस्वीर उमर बादशाह, अब तू किस तरह फिर मुराजत करेगी और आवेगी? इसने कहा, देखिए आवेगी, जावेगी, करेगी, ये सब पुराने जमाने के अल्फाज हैं। आप तो आएगी, जाएगी, आएगी मतलब आना और जाना लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इसने कहा कि पासबान, एक सूरत है, अगर तू अपने बेटे को उसके एवज ज़िबा करे तो अलबत्ता मराजत करूं तो तब मैं वापस आऊंगी। तो बादशाह फिर चंद रोज इस दुनिया में जिंदगी गुजारेगा और जल्दी ना मरेगा। देखिए कमाल की बात है। वो उस परी पैकर के पास गया। परी पैकर ने कहा कि मैं बादशाह की, जो इस वक्त बादशाह है ना, मैं इसकी उम्र हूं, इसकी उम्र पूरी हो रही है और मैं जा रही हूं, बहुत जल्दी अपने मालिक की हकीकत से जा मिलेगा, मौत हो जाएगी इसकी। तो कहने लगा, अब ये बता कैसे वापस आएगी? ये बात सुनते उसने कहा, अब तू बता कैसे वापस हो और कैसे मेरा बादशाह जिंदा रहे? कहना बस इसकी बस एक ही सूरत है। क्या सूरत है? सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर तू अपने बच्चे को ज़िबाह करे, कुर्बान कर दे बादशाह की जिंदगी के नाम पर, तो मैं वापस आ जाऊंगी। बादशाह काफी जिंदगी कयाम करेगा, जिंदा रहेगा, वरना चंद रोज में यहां से चला जाएगा। ये बात बादशाह ने भी सुनी, क्योंकि बादशाह पीछे पीछे जा रहा था, पीछा कर रहा था, देख रहा था कि वो उसका पासबान वाकई उसके हुक्म को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका पासबान का हुक्म तो वहां पूरा हो गया ना, बादशाह का हुक्म वहां पूरा हो गया। पासबान ने अपनी बात सुन ली। वो चाहता तो वो बात लेकर बादशाह को सुना देता, लेकिन उसने क्या किया अब ये देखिए। ये बात बादशाह ने भी सुनी और पासबान ने निहायत खुश होकर जवाब दिया, क्या सूरत उमर बादशाह, अपनी उम्र और अपने बेटे को बादशाह की उम्र पर निसार और तसद्दुक करता हूं। तू परवाह ना कर, तू फिक्र ना कर, मैं अपने उमर, अपने बादशाह के लिए अपने बेटे को वारता हूं, तसद्दुक करता हूं। जल्दी मत कर, तू यहीं खड़ी रह, जा मत, तू यहीं खड़ी रहे, मैं अभी घर जाता हूं और अपने बेटे को लाकर तेरे सामने ज़िबाह करता हूं। मैं उससे हाथ उठाऊंगा, बादशाही की सलामती के वास्ते उसे मार दूंगा। हासिल कलाम ये कहकर अपने घर गया, बेटे से कहने लगा, बेटा आज बादशाह की उम्र तमाम हुई है, आज जो है बेटा, उसने बच्चे से भी उसने झूठ नहीं बोला, साफ सुथरी बात कही है ना। क्या कहा देखिए, उसने कहा बेटा आज जो है ना बादशाह की उम्र तमाम हो गई, यानी बादशाह आज मर जाए।
कोई दम में मरता होगा, किसी भी वक्त मर जाएगा। अगर तू अपनी उम्र उसको दे दे तो वो तेरे मरने से जिएगा और चंद रोज इस दुनिया में रहेगा। वो लड़का नेक बख्त वफादार था। इस बात को सुनते ही कहने लगा कि ए क़िबला व काबा, ए अब्बा जान, वो बादशाह मुंसिफ है, आदिल है, मुंसिफ और आदिल है। ऐसे वाली साहिब सखा अहले हिम्मत गरीब परवर करम बख्श के बदले एक में क्या अगर तमाम घर वाले तुम्हारे काम आ जावे तो तुम कसूर ना करना, क्योंकि एक मुझ नाचीज अगर इसके सदक़े हुआ तो हुआ, वो जीता रहा तो एक आलम को परवरिश करेगा। कहने लगे, उसने बादशाह की बहुत तारीफ की, बताया कि बादशाह कैसा है, सखी है, आदिल है, इंसाफ करने वाला है और अहले हिम्मत है, उसके पास हिम्मत है, गरीब परवर है, गरीब लोगों की मदद करता है, करम बख्श है और लोगों को उनके काम के बदले ज्यादा नवाजता है ना। अगर मैं क्या इसके बादशाह के बदले में क्या अगर पूरा का पूरा घर उसके काम आ जावे, उसके किसी भी किस्म के काम आ जावे, तो तुम अपने आप को कसूरवार मत मानना। ऐसा अगर हम में से सब गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा बादशाह चला गया तो तमाम आलम का नुकसान होगा। बेहतर यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी ले चलो और उसके ऊपर सदक़े कर दो, ले चलो और मुझे ज़िबाह कर दो उसकी उम्र के ऊपर, तो मैं सादत दारीन हासिल करूं, यानी मैं फिर दुनिया और आखिरत दोनों जगह की सादत, दोनों जगह की खुशियां हासिल करूं। क्योंकि एक तो आपका कहना है, दूसरे ऐसे बादशाह पर निसार होना, इससे बेहतर मेरे वास्ते इस जहां में कोई और बात हो ही नहीं सकती। आखिर वो पासबान, वो चौकीदार अपने बेटे को इस औरत के पास ले गया और इसके हाथ पांव बांध झुककर एक खंजर तेज से चाहता था कि उसका गला काटे कि इतने में उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि पासबान बस रुक, अपने बेटे को ज़िबा मत कर, इसका गला मत काट। हक़ ताला को तेरी हिम्मत पर रहम आया और मेहरबान होकर मुझे फिर 60 बरस का हुक्म किया कि बादशाह के कालिब में रह। जिस वक्त पासबान ने इस खुशखबरी को सुना तो बहुत खुश हुआ और इस घड़ी बादशाह को खबर देने चला। जैसे ही अपने बच्चा को ज़िबा करने के लिए वो गया, फौरन ही उस औरत ने उसका हाथ रोक लिया और बताया कि तेरी जानिसारी, तेरी सदक दिली, तेरी ईमानदारी से हक़ ताला खुश हो गया, तेरी कुर्बानी उसको पसंद आई और वो राजी हो गया इस बात को कि तेरे बच्चे की कुर्बानी ना हो। तेरे बादशाह की उम्र में 60 साल का मजीद इजाफा किया और मुझे हुक्म दिया कि वापस तो अपने उस बादशाह के कालिब में जाके रहे, कि उसके दिल में जाके रहे और वो जिंदा रहेगा मजीद कब तक, 60 साल तक। इतनी बात उसने सुनी, बहुत खुश हुआ, खुशी से नाचने लगा, झूमने लगा, क्योंकि एक तो उसके बच्चे की जिंदगी बच गई, दूसरा उसके बादशाह की भी जिंदगी 60 साल में की जिंदगी में मजीद 60 साल का इजाफा हो गया। फौरन भागा खुशी के साथ दौड़ता हुआ बादशाह के पास उसको बताने के लिए। यह हालत बादशाह तिब्रिस्तान ने भी अपनी आंखों से देखी और बातचीत पासबां की, उसके बेटे की कमा हका दरियाफ्त की। वो क्योंकि बादशाह तो पीछे खड़ा था, सब सुन रहा था, देख रहा था, उसने सब सुन लिया और फिर पूछा। फिर उसके पहुंचने से पहले दौड़कर अपने आप बदस्तूर इस बाला खाने पर पहुंचा, उसी महल के बाला खाने पर पहुंच गया और इस तरह से फिर फिरने लगा, उसी तरह टहलने लगा और एक घड़ी के बाद, कुछ लम्हे के बाद वो पासबाबी हुजूर पुरनूर में आया। वो पासबाबी वहां उसकी खिदमत में हाजिर हुआ और तस्लीमात आदाब बजा लाकर दुआएं देने लगा कि उम्र दौलत जाहो हशमत शहंशाह की ताक़यामत रहे, कि शहंशाह की उम्र, शहंशाह की दौलत, शहंशाह के जाहो हशमत ता कयामत तक बरकरार रहे। बादशाह ने उससे पूछा कि पासबान है कि चौकीदार, वो कैसी आवाज थी, कुछ तूने बताया, कुछ तूने दरियाफ्त किया तो मुफस्सिल बयान कर। अगर तू उस आवाज के पीछे गया था, तो आवाज सुनने गया था और तूने महसूस की, पूछा का दरियाफ्त किया, मुझे तहकीकात करके आया है, तो मुझे बता भाई क्या बात थी। उसने 10 बस्ता होकर अर्ज किया, उसने हाथ बांध कर अर्ज की कि खुदावंदा एक औरत हसीन और साहब जमाल अपने खाविन से, देखिए क्या बता रहा है, वो सच बात नहीं बता रहा, वो ये नहीं बता रहा कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, वो ये नहीं बता रहा कि वो औरत कौन थी। वो अब बादशाह क्योंकि सब जानता था तो उसके झूठ को कैसे पकड़ेगा और उसको क्या इनाम मिलेगा, ये आप देखिएगा। ए खुदावंदा, ए बादशाह, एक औरत हसीन और साहब जमाल अपने खाविन से लड़कर जंगल में निकल आई थी।
कह रहा है कि अपने शौहर से लड़कर जंगल में निकल आई और एक दरख्त के नीचे इस राह में बैठी रो रही थी कि और बाआवाज बुलंद यही कहती थी कि मैं ना रहूंगी। तब मैं इसके पास गया और मीठी मीठी बातों से बहलाया और अच्छे अच्छे सुखन समझा बुझाकर उसके शौहर से मिला दिया। भाई मैं गया, मैंने उसकी बात सुनी, उसे समझाया और कहा कि शौहर से लड़के नहीं आते, चल चल अपने घर जा। तो उसे वापस उसके शौहर से मिला दिया, यानी बादशाह की उम्र उसको वापस कर दी। शौहर बादशाह था तो उसके शौहर से मिला दिया, है ना। दोस्ती उन दोनों में करा दी। बादशाह की उम्र जा रही थी, वापस जा रही थी, वापस ले आया, बादशाह की उम्र से दोस्ती करा दी। अब इसने मुझसे इकरार किया। अब वो कैसे बता रहा है कि तुम 60 साल तक नहीं मरोगे, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि उसने मुझसे इकरार किया कि 60 बरस तक अपने शौहर के घर से ना निकलूंगी, यानी आपके जिस्म से वो औरत, यानी आपकी उम्र और मजीद 60 साल बढ़ गई, आप 60 बरस तक इंतकाल नहीं करोगे। बादशाह ने ये दानाई और जांफशानी उसकी और जुर्रात उसके बेटे की देखी। बादशाह ने देखा कि उसने जो बात थी बंद लफ्जों में छुपा कर मुझे बयान की, ताकि मुझको किसी किस्म की फिक्र ना हो, मुझ पर इसकी किसी किस्म के एहसानात का पता ना लगे, किसी कुर्बानी का पता ना लगे और मैं सही रहूं। तो उसने देखा, वो फरमाया और कहा कि पासबान, कि जिस वक्त तू उसकी खबर लेने चला था ना, जब तू जा रहा था उसको पता करने के लिए, मेरी बात को, मेरे हुक्म को मानने के लिए, सुनकर मानकर चल जा रहा था, मैं भी तेरे पीछे पीछे चला था। सब सवालों जवाब तेरे बेटे के और इतवार इस औरत के अपनी आंखों से और कानों से देखे। मैंने तेरे बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी, उस औरत के सवाल जवाब सुने और देखे भी। खैर, अगरचे अगले वक्त में तू मोहताज, गरीब, जलील और परेशान था। अब जो हो गया सो हो गया। पिछले वक्त में, अगले वक्त में जो जमाना गुजर गया, तो मोहताज था, गरीब था, जलील था, परेशान था और अब मेरी पासबानी में नौकर हुआ। बाद में तो मेरे पास आकर जो है नौकर हो गया। इंशाल्लाह रोज बरोज बहबूदी और तरक्की तेरी होगी। रोज आना तू तरक्की करेगा, बहबूद पाएगा और घड़ी बा घड़ी सलूक पर सलूक करूंगा, तेरे साथ मैं हमेशा अच्छा सलूक करूंगा। ये कहकर बादशाह आराम करने चला गया। बाद 2-4 घड़ी के सुबह हो गई। कुछ वक्त के बाद सुबह हो गई। बादशाह तख्त पर निकल बैठा। बादशाह तख्त पर आ गया, दरबार सज गया उसका। सुबह ही सुबह आ गया थोड़ी देर बाद और पासबान को याद किया। आते ही सबसे पहले उसने पासबान को बुलाया, आ भैया उस फला पासबान को बुला के लाओ। फिर सब वजीरों, अमीरों, अहलकारों को जमा करके फरमाया। तब वजीरों, अमीरों, अहलकारों, काम करने वालों को जमा करा, जितने भी उसके खास थे, उमरा थे, वज़रा थे, सबको इकट्ठा किया कि ए हाजराने पाए तख्त, तुम इस तख्त के पाए जो हाजिर हो, इस मेरे जो हो मसाहिब हो, मैंने इसे बखुशी ऐलान किया उसने कि मैंने इस पासबान को अपनी खुशी से अपना वली हद मुकर्रर किया और मालो इसबाब खजाना सब अपनी रजामंदी से इसे दे दिया और मेरे जितनी भी माल दौलत और खजाना है सब मैंने इसके सुपुर्द कर दिया। इस तरह हमारा अपना सबक खत्म हुआ और आपने देखा कि एक पासबान अपनी हुनरमंदी से नहीं, अपनी वफादारी के सबब किस तरह तरक्की करते उस मुल्क का, किसी भी मुल्क, उस मुल्क का वली अहद मुकर्रर हुआ या शहजादा बना। आइए अब सबक के सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जबान के बारे में इस हिस्से में मंदरजा झेल जुमले आपने पढ़े। खाने उन्होंने खाए, शराबें उन्होंने पी, मैं पासबान इस दौलत खाने का हूं, मैं खिदमत पासबानी के रखता हूं। आजकल इस तरह नहीं बोला जाता, ये पुरानी जबान है। आज इन जुमलों को इस तरह बोलेंगे, उन्होंने खाने खाए और शराब पी, मैं इस दौलत खाने का पासबान हूं, मैं पासबानी करता हूं। पुरानी और नई जबान का डिफरेंस जो आपको समझाया। मतन पर मबनी सवालात, सही जवाब पर सही का निशान लगाएंगे। दावत का एहतमाम किसने किया था? अमीर खजन, अमीर तबरिस्तान, अमीर खुरासान, दोनों में से किसने? तीनों में से किसने? 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है अमीर तबरिस्तान। दो सार के मायने हैं आर पार हो जाना, दूर खड़े हो जाना, बहुत दूर चले जाना। दो सार के मायने हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आर पार हो जाना। सेकंड नहीं सॉरी फर्स्ट, बादशाह की इजाजत से पहले दरबार नवाज के पीछे क्यों नहीं गया? नंबर 1 वो कामचोर था, नंबर 2 दरबान बुजदिल था, नंबर 3 दरबान बड़ा फर्शनास था। दरबान जो था बड़ा फर्शनास था क्योंकि कामचोर था नहीं, दरबान बुजदिल था नहीं,
चूंकि उसको काम पासबानी का मिला था तो वो अपना काम छोड़ के क्यों जाता? पहला और उसका पहला काम, अव्वल काम, फर्ज काम क्या था? पासबानी करना, निगहबानी करना, हिफाजत करना। ज़बान के बारे में दास्तान की खुसूसियत है कि इसमें ऐसी ख्याली बातों का जिक्र किया जाता है जो आम जिंदगी में मुमकिन नहीं। जाहिर बात है, तस्वीर उमर कैसे मुमकिन है आम जिंदगी में? दास्तान के इस हिस्से में आपने पढ़ा कि बादशाह की उमर औरत की शक्ल में दरबान से बातचीत कर रही है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे मुमकिन है? हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि दास्तान है, मुसन्निफ के ख्याल कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो उसने बात कर दी। तस्वीर उमर बादशाह तबरिस्तान से मुसन्निफ की मुराद बादशाह की उमर से है। जब मुसन्निफ किसी जज्बे या किसी नजर ना आने वाली चीज को शक्ल दे देता है जो जिस्म की सूरत में पेश करता है, उसे तजसीम करना कहते हैं। याद रखिए, ये एग्जाम में आने वाली बात है। जब मुसन्निफ किसी जज्बे या किसी नजर ना आने वाली चीज को शक्ल दे देता है या जिस्म की सूरत में पेश करता है, उसे तजसीम कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है और लिख लीजिए, याद रखने वाली बात है। इसमें मुसन्निफ ने बादशाह की उम्र को औरत की शक्ल में मुजस्सम कर दिया, यानी जिस्म दे दिया। मिसाल भी हाथ लिख सकते हैं आप इसकी। इसमें एक नाजुक और खूबसूरत पहलू यह भी है कि उमर को मुअन्नस बोलते हैं, इसलिए उसे औरत की शक्ल में दिखाया। देखिए, यह भी बात ध्यान में रखिए कि उमर है ना, मुअन्नस बोलते हैं, तो मुअन्नस से मुराद औरत, फीमेल की शक्ल में उसने दिखाया। यह भी सोच की बात। दरबान का बेटा नेकी और फरमाबरदारी की जिंदा मिसाल है। बाप के कहने पर इसलिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है कि इसके बजाय बादशाह के जिंदा रहने से रियाया को ज्यादा फायदा हासिल होगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि वो एक बहादुर, इंसाफ पसंद और गरीबों की मदद करने वाला बादशाह है। आजकल ये भी एक अफसानवी बात मालूम होती है, वरना आजकल कौन किसी गैर के लिए कुर्बानी देता है? ये जो मिसाल है ना, ये वाली है, पता ना कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर किसने किसको क्या कुर्बान किया था, उसी से मुतासिर होकर ये किस्सा बयान किया गया है। हक़ वफ़ादारी जो लड़के का किरदार है वो हज़रत इस्माइल की कुर्बानी से मुतासिर होकर लिया गया। मतन पर मबनी सवालात। तस्वीर उमर बादशाह तबरिस्तान से मुराद है बादशाह की उमर, बादशाह की तस्वीर, बादशाह का जिस्म। बादशाह की तस्वीर तो हो ही नहीं सकती, तस्वीर उमर कहना है तो तस्वीर उमर बादशाह की उमर ही होगी ना जनाब। अगला, दरबान ने बादशाह से गलत बयानी क्यों की? क्योंकि वो झूठा था, वो बेगरज और वफादार था और अपना एहसान नहीं जताना चाहता था। वो बेवकूफ था, ना वो झूठा था ना बेवकूफ था। वो क्या था? वो वफादार था, बेगरज था। तजसीम करने का मतलब, देखिए वो सवाल जो मैंने आपको बताया था अभी एग्जाम तारीफ के लिए, एग्जाम में आने वाला, वो यहां पे फिर सवाल की शक्ल में आ गया। तजसीम करने का मतलब, नंबर 1 तरतीब देना, नंबर 2 तमसील करना, नंबर 3 किसी जज्बे या नजर आने वाली चीज को मुजस्सम बना देना। किसी जज्बे या नजर ना आने वाली चीज को मुजस्सम बना देना। दरबान बादशाह का वली अहद बन गया क्योंकि वो बहुत चालाक था। अपनी चालाकी से उसने बादशाह को अपने तय गर्वेदा बना लिया और वो बन गया, पहला। नंबर 2, बादशाह बहुत बेवकूफ था, चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, बन गया। नंबर 3, दरबान बहुत वफादार था, और बादशाह उसकी वफादारी से खुश होकर उसने उसको अपना वली अहद बना दिया। दरबान बहुत वफादार था। आपने क्या सीखा? दास्तान तोता कहानी हैदर बख्श हैदरी की लिखी हुई है। हक़ वफादारी इसी दास्तान से माखूज है। दास्तान में बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र होता है जो आम जिंदगी में नजर नहीं आती, बिल्कुल ठीक है। तजसीम करने का मतलब है किसी जज्बे या किसी नजर ना आने वाली चीज को मुजस्सम कर देना, जिसे इन्हें जिस्म दे देना, उनसे बातें करना। इस कहानी से हमें वफादारी और फर्शनासी का सबक मिलता है, बिल्कुल ठीक। इस कहानी को पढ़ने से यह पता चलता है कि सखावत, बहादुरी, हमदर्दी, इंसाफ पसंदी और रियाया से मोहब्बत करना अच्छे बादशाहों के औसाफ हैं, बिल्कुल ठीक। ये बात देखिए, अगर आपसे पूछे कि अच्छे बादशाहों के औसाफ क्या हैं,
सखावत, बहादुरी, हमदर्दी, इंसाफ पसंदी और रियायत से मोहब्बत करना अच्छे बादशाहों के औसाफ। असलूब बयान, हैदर बख्श हादरी ने दास्तान तोता कहानी फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजमत के दौरान फारसी से तर्जुमा की थी। वो हमें लग भी रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लफ्ज हैं, अमीर, खंजन, वज़रा, अहलकार, वो तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ें, वो अल्फाज हैं जो फारसी से लिए गए हैं, इसलिए उसकी यह ज़बान आसान है, इबारत साफ, शुस्ता और बामुहावरा है। जाहिर बात है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ये किताब आज से तकरीबन 200 साल पहले लिखी गई थी, मगर हैदरी ने किताब में आम बोलचाल का अंदाज अख्तियार किया। ये हैदरी साहब का कमाल है कि उन्होंने तर्जुमा करते वक्त आम बोलचाल के अल्फाज में इस किताब को उतारा, तर्जुमा किया। असलूब सादा, साफ और रवा है। हैदर बख्श हादरी का असलूब फारसी के आम और मौजू अल्फाज की कसरत और हिंदी के मुनासिब इम्तिजाज से बना है। फारसी भी मिक्स है, हिंदी भी मिक्स है, यानी इनके यहाँ उर्दू और हिंदी के अल्फाज रोजमर्रा की जबान में बड़ी खूबसूरत और खुश असलूबी से शीरो शक्कर हो गई है, एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते चाह कर भी। इन्होंने फारसी की वही तरकीबें और मुहावरे इस्तेमाल किए हैं जो उर्दू के मिजाज के मुताबिक हैं, इसलिए फारसी काफिये, तशबीह और इस्तारे इसमें गैर महसूस तौर पर खप गए हैं। जबान बेढंगी, बेखब्बी महसूस नहीं हो रही, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है। हालांकि पुरानी जबान है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के खुशी और महजूज होते हैं इसको पढ़ने के बाद। हैदर बख्श हादरी की दास्तान, आराइश महफिल या कोई दूसरी दास्तान पढ़िए। दूसरे सवाल आते हैं, दूसरी जो अगर पढ़ना चाहते हैं मस्जिद मुताले के लिए, आपके दारुल मुताले में, आपके कुतुब खाने में, आपकी लाइब्रेरी में या कहीं आसपास आपको मिल जाएं चीज़ें, तो हैदर बख्श हादरी की दास्तान या तोता कहानी को पूरा पढ़ लीजिए या आराइश महफिल या कोई दूसरी दास्तान पढ़ लीजिए। इख्तितामी सवालात, देखिए ये वो सवालात हैं जो आप लोगों को अपने तौर पर करना है। इसमें मेरा बताना या किसी और से पूछना मुनासिब नहीं। किताब आपके पास है, किताब आपके पास नहीं हो तो ये पूरी चीज़ आपके पास PDF की शक्ल में मौजूद है। सबक हम लोगों ने पढ़ लिया, उस सबक को पढ़ने के बाद हमारी समझ में कितना बैठा और हम उसे क्या सीख पाए और हम उसे किस तरह सफ़ा पे तहरीर के अंदाज में उतार दें, वो देखना चाहते हैं किताब वाले भी और एग्जामिनर भी। अगर आप इसको अगर आप इसको अपने अल्फाज में लिखेंगे, अपने अंदाज से लिखेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा जी। पहला सबक है कहानी अक़ीदारी किस दास्तान का हिस्सा है। सबको पता है भाई, कहानी अक़ीदारी तोता कहानी का हिस्सा है। इसमें 2 बार, 3 बार, 4 बार बताया गया। दास्तान तोता कहानी किस मुसन्निफ की लिखी हुई है। दास्तान तोता कहानी हैदर बख्श हादरी की लिखी हुई है। और तजसीम करना किसे कहते हैं, किसी भी जज्बे को जिस्म देना उसे तस्सीम कहते हैं। दरबान की किस बात से खुश होकर बादशाह ने इसे वलीअहद बना दिया, 10 जुमलों में लिखिए। आप उन 10 जुमले में वो तस्वीर उमर वाली कहानी लिख सकते हैं या उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। जो किताब में लिखा है आप उसको किताब के हिसाब से उतार सकते हैं या अपने अल्फाज में उतार सकते हैं। मुंदरजा झेल जुमलों को आज की ज़बान में कैसे लिखेंगे। मैं तस्वीर उमर बादशाह तबरिस्तान हूँ, इसको आप अपने हिसाब से लिखिए। मैं बादशाह तबरिस्तान की उमर हूँ, उमर की तस्वीर हूँ। वादा इसका बराबर हुआ, अब इसके बस जाते हूँ। अब यानी अब उसकी उम्र मुकम्मल हो गई है, अब मुझे जाना है। फिर उसके पहुंचने से पहले दौड़कर अपने तईं बदस्तूर इस बाला खाने पर पहुंचा और फिर बागबान के पहुंचने से पहले अपने आप खुद दौड़कर उस बाला खाने पर पहुंच गया। बादशाह ने दानाई और जाफिशानी इसकी और जुर्रात इसके बेटे की देखी थी। बादशाह ने पासबान की अक्लमंदी और मेहनत और उस बच्चे की, उसके लड़के की जुर्रत और हिम्मत देखी थी। इंशाअल्लाह रोज बरोज बहबूद और तरक्की तेरी होगी और घड़ी ब घड़ी सलूक पर सलूक करूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो रोज बरोज तेरी तरक्की होगी और मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए अच्छे से अच्छा सलूक करूंगा। इस तरह हमारा यह आज का सबक हैदर बख्श हादरी का लिखा हुआ तोता कहानी से लिया गया। हक खुदारी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह दूसरे सबक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।